Hello students, I hope you all are fit and fine and doing well at your places. बोर्ड एग्जाम्स पास आ रहे हैं एंड हम सभी ने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली होगी बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स हमारी स्कूल जर्नी का क्रूशियल इवेंट है. बट लास्ट मिनट तक भी हम इस बात के लिए कंफ्यूज रहते हैं कि जब डिफरेंट मार्क्स में क्वेश्चंस आएंगे, जैसे 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, तो हमें कितना वहां पर आंसर लिखना है. या हमें बहुत बड़े पैराग्राफ्स लिखने हैं, या फिर हमें 2 लाइन्स में आंसर लिखना है, या 1 वर्ड में आंसर लिखना है. सो अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी फॉर साइंस बोर्ड एग्जामिनेशन 2025, जहाँ पर हम देखेंगे कि मार्क्स के वेटेज के अकॉर्डिंग आपको वहां पर कितना लिखना है. ऑलराइट, सो आइए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएगा, आपको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से रीड करने हैं. सो आपको इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस वहां पर दिखेंगे. ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना कंपल्सरी है. लेकिन एक इंपॉर्टेंट थिंग है कि कुछ क्वेश्चंस में हमें इंटरनल चॉइस देखने को मिलती है. इंटरनल चॉइस का मीनिंग है दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू अटेम्प्ट ओनली वन ऑफ दोज क्वेश्चंस. क्योंकि अगर चॉइस है एंड तब भी आप दोनों पार्ट्स अटेम्प्ट करके आ रहे हो स्टूडेंट्स, तो ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे, वहाँ आपका टाइम वेस्ट होगा. सो आपको चॉइस अच्छे से देखनी है एंड उनमें से एक पार्ट अटेम्प्ट करना है. अब बात आती है कि जब हम साइंस एग्जामिनेशन की बात करते हैं, सो इस क्वेश्चन पेपर में हमें 3 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे. फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. एंड यहाँ पर 5 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई. ऑलराइट, तो हमें क्या क्या पॉइंट्स माइंड में रखने हैं व्हाइल राइटिंग द आंसर, आइए डिस्कस करते हैं. सो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की. सेक्शन ए में आपको एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा. तो सेक्शन ए में सिलेक्ट एंड राइट वन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस गिवन. ये हम एमसीक्यू की बात कर रहे हैं. सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे. जो सबसे सही आंसर है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो आपको लगता है सही है, वो आप इस तरीके से प्रॉपरली मेंशन करोगे. एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फर्स्ट का मुझे आंसर लगा कि सी सही है, तो सी में क्या लिखा था वो भी आप उसके सामने मेंशन कर दो, ये ज्यादा अच्छा है. कि सेकंड का आंसर डी है, तो डी में क्या थी, ये रिएक्शन थी, तो देखिए किस तरीके से मेंशन की हुई है. ओके, इन केस अगर आपको रफ कॉलम की नीड है, कुछ सॉल्व करना है आपको, ओके, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई कैलकुलेशन की नीड हो गई, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर राइट हैंड साइड में रफ कॉलम ड्रॉ करोगे. इससे आपकी आंसर शीट नीट एंड टाइडी रहेगी. ओके, इंपॉर्टेंट थिंग है, देयर इज नो नेगेटिव मार्क फॉर एन इनकरेक्ट रिस्पॉन्स. यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है. ओके, अब चलिए आगे बात करते हैं कि जैसे हम सेक्शन बी, सी, डी, ई की तरफ जाएंगे, तो अब हमें आंसर्स कैसे लिखने हैं. सो फ्रेम अ स्केलेटन थ्रू अ फ्लो चार्ट बिफोर राइटिंग आंसर. आपके माइंड में एक रफ स्केलेटन होना चाहिए कि मुझे कौन कौन से पॉइंट्स मेंशन करने हैं. जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि स्टूडेंट आंसर लिखने से पहले अपने माइंड में सोच रहा है, कलेक्ट कर रहा है पॉइंट्स कि मुझे क्या क्या मेंशन करना है, देन उसने लिखना स्टार्ट किया. इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि हमारे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप हो जाएंगे, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटेगा नहीं एंड अननेसेसरी मटेरियल उसमें इंक्लूड नहीं होगा. क्योंकि अगर हम बिना सोचे समझे लिखेंगे तो हो सकता है कि उसमें अननेसेसरी मटेरियल भी इंक्लूड हो जाए. तो आपके दिमाग में एक रफ स्केलेटन होना चाहिए. पहले आप एक फ्लो चार्ट या रफ आइडिया बना लो दिमाग में, देन उसे आप अपनी आंसर शीट में फेयरली लिखो. ओके, चलिए अब बात करते हैं हम कि जो ये एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, क्या इसमें हमें बहुत ज़्यादा लिखने की नीड है? सो नहीं. देखिए क्या लिखा है, कीप इन माइंड दैट एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डू नॉट इन्वॉल्व वेरी लेंदी कैलकुलेशंस. इसका मीनिंग है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबे आंसर्स हमें नहीं लिखने होते, ना ही बहुत लेंदी कैलकुलेशन करनी होती है. क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जाता है, they generally have a fact hidden behind them. कोई फैक्ट पर बेस्ड, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ही क्वेश्चन होगा, तो आपको उस फैक्ट को पकड़ना है एंड जो पूछा गया है वही लिखना है. मीन्स यू हैव टू बी कंसाइज एंड प्रिसाइज. ओके, ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखते जा रहे हैं, नहीं. जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, क्वेश्चन में पूछा गया कि एक मेटल बताइए जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है और एक नॉन मेटल बताइए जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है. सो आप सिंपली वही बताओगे. ऐसा नहीं है कि आपने वहाँ पे मेटल, नॉन मेटल की सभी प्रॉपर्टीज मेंशन करनी स्टार्ट कर दी. ओके, देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखते हैं. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हमें किस में मिलेंगे? सेक्शन बी में. ये 2 मार्क्स के होते हैं. ओके, सो यहाँ पर पूछा गया है नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. हमारी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये. ओके,
सो यहाँ पे आपको दो केमिकल रिएक्शंस दिख रही है। पूछा क्या है कि टाइप बताइए कि कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन है, दैट्स इट। सो देखिए हमने सोल्यूशन में क्या लिखा कि फर्स्ट हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सेकंड हमारी प्रेसिपिटेशन या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट बनता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट, दैट्स इट। सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसके पीछे फैक्ट हिडन होता है, तो यहाँ पे एक फैक्ट है कि टाइप कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन है। ओके चलिए आगे मूव ऑन करते हैं एंड बात करते हैं कि जैसे हमने देखा कि वेरी शॉर्ट में हमें कैसे टू द पॉइंट आंसर करना है। अब शॉर्ट आंसर टाइप की बात करते हैं। सो सेक्शन सी में हमें मिलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि 3 मार्क्स के होंगे। सो While short answers must be crisp and to the point, कैसे लिखने हैं आपको शॉर्ट आंसर्स, बिल्कुल crisp and to the point, जो पूछा गया है बस वही आपको मेंशन करना है, अननेसेसरी कुछ भी वहां पर डिटेल्स ऐड नहीं करनी है। ऑलराइट, लेकिन बिग वंस, जब बिग क्वेश्चन हो तब क्या करना है, दे मस्ट हैव अ क्लियर इंट्रोडक्शन एंड अ सॉर्टेड कंक्लूजन। जब हमें बड़े आंसर्स लिखने होते हैं तो उनका एक वे है लिखने का कि उनकी स्टार्टिंग करनी है पहले इंट्रोडक्शन, देन हमें उसे पॉइंट्स में लिखना चाहिए एंड इट शुड हैव अ सॉर्टेड कंक्लूजन, कि कंक्लूजन क्या है, इसमें हम क्या कहना चाह रहे थे। ऑलराइट, सो इस तरीके से आपको लिखने हैं। अब इसका फायदा क्या है, दिस ब्रिंग्स अ टाइडी लुक टू योर आंसर स्क्रिप्ट, आपकी आंसर स्क्रिप्ट नीट एंड टाइडी दिखेगी और इससे एग्जामिनर पर एक अच्छा इंप्रेशन आता है। ओके अब एक और चीज आप कर सकते हो, यू कैन यूज सेपरेटिंग्स फॉर द सब हेडिंग सेक्शन फॉर द बॉडी पार्ट एंड अंडरलाइन द क्रूशियल नेम्स एंड इवेंट, जैसे मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। अब दिमाग में क्वेश्चन आया, मैम क्या हम कलरफुल पेन्स यूज करें, नहीं, आपको ब्लू या फिर ब्लैक कलर का पेन ही यूज करना है। ओके आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हो अगर आपको कोई हेडिंग लिखनी है, कुछ अंडरलाइन करना है, सो यू कैन यूज दैट, लेकिन ऐसे नहीं कि रेड या ग्रीन पेन यूज करना स्टार्ट कर दिया, नो। ओके नाउ देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है जो कि आपके बायोलॉजी से है। इन बर्ड्स एंड मैमल्स द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ द हार्ट आर सेपरेटेड, गिव रीजन, रीजन दीजिए। तो कैसे लिखना है आंसर, क्रिस्प एंड टू द पॉइंट एंड कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटे नहीं, अच्छे से आपको एक रफ स्केलेटन बना लेना है माइंड में, देन आंसर लिखना स्टार्ट करना है। देखिए आंसर कितने अच्छे से लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसे या स्टोरी फॉर्म में लिखा है, सेपरेट पॉइंट्स में लिखा हुआ आंसर है। ओके सो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पर नेम है या कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस का नेम है, मुझे अंडरलाइन करना है, तो आप उसे कर सकते हो। ओके नाउ मूविंग अहेड आफ्टर दिस हम बात करते हैं कि अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि स्टूडेंट डायग्राम ड्रॉ कर रहा है, देन हमें क्या करना है, तो जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है मैंने आपको कहा वो 3 मार्क्स में है। तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है, फॉर क्वेश्चन इज ऑफ 3 और मोर मार्क्स, 3 या उससे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है, मान लेते हैं 5 मार्क्स का है, एंड इफ इवन इफ द डायग्राम इज नॉट आस्क्ड, डायग्राम लिखा नहीं है कि आप बनाइए, लेकिन आपको लगता है नीड कि डायग्राम बनाने से मैं इस आंसर को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं या कर सकती हूं, देन मेकिंग द डायग्राम अलॉन्ग विद द आंसर इज ऑलवेज वेलकम बाय एग्जामिनर। आप डायग्राम बनाओगे तो एक और अच्छा वहां पर इफेक्ट आएगा। अब डायग्राम बनाया हमने तो एक चीज आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। पहली चीज, डायग्राम बिल्कुल नीटली बनाना है, पेंसिल से बनाना है। डायग्राम शुड बी लेबल्ड, लेबलिंग कैसे करनी है, ऐसा नहीं कि कर्व्ड एरोज बना दिए, टेढ़े मेढ़े एरोज कहीं भी जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट एरोज होने चाहिए, लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए। ओके जैसे कि हमने यहाँ पर स्टमक का डायग्राम ड्रॉ किया है, पेंसिल से क्यों बनाया मैम, क्योंकि अगर मान लीजिए बेटे डायग्राम में कोई करेक्शन करना है देन आप इरेज करके कर सकते हो। ओके सो डायग्राम में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, डायग्राम शुड बी मेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द आंसर शीट। देन डायग्राम ऐसा नहीं है कि मैंने पूरे पेज पे ही बना दिया, नो, इतना बड़ा हमें स्टमक वहां ड्रॉ नहीं करना है। कैसे करना है, डायग्राम शुड कवर नियरली 40 to 60% ऑफ द शीट, क्योंकि बाकी रिमेनिंग पार्ट आपको थ्योरी लिखने के लिए वहां पर छोड़ना है। लेबलिंग शुड बी डन नीटली विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट एरो, स्ट्रेट एरो से आपको प्रॉपरली लेबलिंग करनी है। एंड यूज पेंसिल टू ड्रॉ द डायग्राम, पेंसिल से ही आपको ड्रॉ करना है। ओके अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस में भी हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कितना लिखें, क्या 2-3 पेजेस लिख दें, नहीं, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। लॉन्ग क्वेश्चंस आपको कौन से सेक्शन में देखने को मिलेंगे, सेक्शन डी में, और ये 5 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको कैसे लिखना है, बिग पैराग्राफ्स में नहीं लिखना, पॉइंट वाइज लिखें। ओके पॉइंट वाइज लिखने से एक अच्छा आपके आंसर जो स्क्रिप्ट है उस पर लुक आएगा और वो नीट लगेगी। ओके सो देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे पॉइंट वाइज आंसर लिखे हम लॉन्ग आंसर टाइप में। एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ओके आप देख रहे हो इसमें 5 सब पार्ट्स है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है मेंशन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन। अब इसके पार्ट्स है वन बाय वन। मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द एयर, limestone is heated, silver bromide is exposed to sunlight, electricity is passed through acidified water, etc. And end में कहा गया है write the chemical equation for each reaction। chemical equation भी mention करो, ठीक है। तो हमें टाइप तो बताना ही और केमिकल रिएक्शन भी मेंशन करनी है। तो देखिए आप इसका आंसर इस तरीके से देंगे कि जैसे मैं फर्स्ट का आंसर दे रही हूं तो आप मार्क कर दें कि ये किसका है, फर्स्ट का आंसर है। इस तरीके से प्रॉपर मार्क भी करें कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। उन्होंने पूछा कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो लिखे दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप चाहो तो अंडरलाइन भी कर सकते हो कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सेकेंड पूछा गया तो आप यहाँ पे मार्क कर दो कि ये सेकेंड का आंसर है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया तो क्या हुआ, ये फॉर्म होता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2। कौन से टाइप की रिएक्शन है हमने मेंशन किया। देन इसी तरीके से थर्ड पार्ट है हमारा यहाँ पर कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, तो हमने देखा ये फोटो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है। एंड एक और चीज, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जब भी आप सॉल्व करें और कोई रिएक्शन हम लिख रहे हैं सो स्टूडेंट्स ट्राई करें कि रिएक्शन बैलेंस्ड ही लिखें आप, ओके। अनबैलेंस्ड रिएक्शन वहां पर ना लिखें। ऑलराइट, इसी तरीके से ये मेरा फोर्थ पार्ट हुआ कि जब हमने वाटर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करी एंड हमारा ये यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट। तो देखिए क्या आपको बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखने पड़े, नहीं, टू द पॉइंट हमने आंसर किया। हर पार्ट आपका सही है, आपने फुल 5 मार्क्स यहाँ पर सिक्योर किए। ओके, सो ये हुआ आपका एक लॉन्ग आंसर का एग्जाम्पल। अब आगे बात करते हैं हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। साइंस बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल ना हो ऐसा नहीं हो सकता है फिजिक्स से कोई न्यूमेरिकल पूछ ले। न्यूमेरिकल भी प्रॉपर वे में आपको वहां पर सॉल्व करके आना है। कैसे करना है उसके लिए कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। तो देखिए रीड द क्वेश्चन केयरफुली। पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, उसमें से एक्सट्रैक्ट करें कि क्या क्या चीजें वहां पर गिवन है। ऑलराइट, गिवन लिख दें कि मुझे ये गिवन है। फॉलो व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड इन द एग्जाम। एग्जाम्पल लेते हैं, ओम्स लॉ से क्वेश्चन आया, वहां पर वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, तो आप वो लिखो। देन जो अननोन क्वांटिटी है वो देखो कि क्या पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस पूछा है। नेक्स्ट बात आती है कि हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया। बी एक्यूरेट एंड फास्ट विद द कैलकुलेशंस। बहुत स्लो कैलकुलेशन नहीं करनी आपको, एक्यूरेट भी होना चाहिए, आंसर सही भी आना चाहिए एंड फास्टली आपको कैलकुलेशन करनी है। अब यहाँ पे गलती कहाँ होती है कि हम यूनिट्स और साइन कन्वेंशन का ध्यान नहीं रखते। यूनिट्स प्रॉपर होनी चाहिए, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, ml, जो भी आपके यूनिट्स हैं प्रॉपरली उन्हें यूज करें। साइन कन्वेंशंस का ध्यान रखें स्पेशली फिजिक्स में। ओके, अब जब हमने आंसर निकाल लिया है सो आंसर को हाईलाइट करें या फिर आप बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा आंसर आ रहा है वहां पर 2 ओम, तो मैं एक बॉक्स ड्रॉ करके आ सकती हूँ। इस तरीके से आंसर अलग से हाईलाइट हो जाता है। अब कैलकुलेशन करते समय अगर हमें वहां पर कुछ सॉल्व करना पड़े, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो, तो आप क्या करें, मेक रफ कॉलम ऑन द राइट साइड ऑफ द आंसर शीट फॉर डूइंग कैलकुलेशन। राइट हैंड साइड पे रफ कॉलम ड्रॉ करें, वहां कैलकुलेशन करें। इससे आपकी शीट जो है वो नीट एंड टाइडी रहेगी। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है फिजिक्स में। ओके, तो किस तरीके से सॉल्व किया गया है, यहाँ पे प्रॉपरली पहले फॉर्मूला मेंशन किया है कि हम क्या यूज कर रहे हैं, वैल्यूज पुट करी है। ओके, कैसे स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल को सॉल्व करा है। देन जब हमारा फाइनल आंसर आया तो किस तरीके से उसे बॉक्स में एनक्लोज किया गया है। इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और कैलकुलेशन राइट हैंड साइड में की गई है बाय ड्रॉइंग अ रफ कॉलम। इससे देखिए कितना अच्छा प्रेजेंटेशन यहाँ पर लग रहा है। इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन केस स्टडी। सेक्शन ई में केस स्टडी, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये 4 मार्क्स के हैं। ऑलराइट, इन्हें कैसे सॉल्व करना है, सो आइए बात करते हैं। सबसे पहले जो भी आपको केस स्टडी वहां पर गिवन है उसे अच्छे से रीड करिए एंड उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे गए होंगे, तो जो उससे एसोसिएटेड क्वेश्चंस हैं देन उन्हें केयरफुली रीड करिए। सॉल्व कैसे करने, अब केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी किसी का भी हो सकता है। सो अप्लाई और सब्जेक्ट नॉलेज एंड थियरीज इन द गिवन केस। आप उसमें सब्जेक्ट नॉलेज अप्लाई करो, देन डिसाइड करो कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए सेक्शन ई में एक सोर्स या केस बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है एंड क्या लिखा है, वे 2 और 3 शॉर्ट सब पार्ट से इंटरनल चॉइस भी। अब मैं आपको दिखाऊंगी इंटरनल चॉइस कैसे है। जैसे क्वेश्चन दिया है, द मेटल प्रोड्यूस बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेसेस आर नॉट वेरी प्योर। केमिस्ट्री से क्वेश्चन है।
They contain impurities which must be removed to obtain pure metal. The most widely used method for refining is electrolytic refining. तो ये मेटल नॉन मेटल मेटलर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अब हम क्या सब्जेक्ट नॉलेज लगाएंगे, हमें पता होना चाहिए कि मेटलर्जी में क्या डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। उसने पूछा क्या है, पूछा है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो आप माइंड में अब रफ स्केलेटन बना लो कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में क्या होता है। ऑलराइट, फर्स्ट पार्ट, What is the cathode and anode made up of in refining of copper? अगर हम कॉपर की रिफाइनिंग कर रहे हैं इस प्रोसेस से, तो कैथोड एनोड किसका बना होगा? तो आप आंसर लिखो, फर्स्ट मार्क करो एंड देन क्लियरली मेंशन करो कि कैथोड किसका बना हुआ है, देन एनोड किसका बना हुआ है। इस तरीके से नीटली लिखना है आपको। देन सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है हमसे, नेम द सोल्यूशन यूज्ड इन द अबव प्रोसेस और उसका फॉर्मूला भी मेंशन करना है। देन थर्ड पार्ट में देखिए इंटरनल चॉइस है, थर्ड ए थर्ड बी, ठीक है। तो या तो आप ये थर्ड ए अटेम्प्ट कर लो या थर्ड बी करो। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड छोड़ देने, फर्स्ट और सेकंड तो करने ही थे। ओके, तो थर्ड ए हम देख रहे हैं, हाउ कॉपर गेट्स रिफाइंड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। यानी मुझे ये समझ आया कि इस केस स्टडी में वो पूछ क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग पूछ रहे हैं कॉपर की। तो वो आपको यहाँ पे समझानी है कि किस तरीके से होती है। ऑलराइट, और अगर आप थर्ड बी अटेम्प्ट कर रहे हो देन आपको इस पार्ट को अच्छे से रीड करना है। क्या लिया है, you have two beakers A and B containing copper sulfate solution. What would you observe about 2 hours if you dip a strip of zinc in beaker A? हम A बीकर में जिंक डाल रहे हैं एंड B बीकर में हमने सिल्वर की स्ट्रिप डाली है। तो अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो आप सोचो माइंड में कि कॉपर को जिंक क्या डिस्प्लेस कर सकता है, क्या सिल्वर डिस्प्लेस कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर आंसर वहां पे मेंशन करना है। ऑलराइट, नाउ डूज एंड डोंट्स, एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या करना है क्या नहीं करना, इससे हम अपने मार्क्स को लूज होने से बचा सकते हैं। ऑलराइट, देखते हैं कुछ पॉइंट्स। ऑलवेज एनालाइज द आंसर शीट टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स। आंसर शीट को फाइनली सबमिट करने से पहले उसे चेक जरूर कर ले। कैसे चेक करना है, क्वेश्चन पेपर से देखें कि कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, आपने क्वेश्चन की सही नंबरिंग करी है। ओके, एंड क्या आपने सही से आंसर लिखा है जो पूछा गया था, क्योंकि इनकेस अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो बिफोर सबमिटिंग इट फाइनली। ओके, अगर कोई XYZ कंपाउंड टाइप क्वेश्चन आ जाता है केमिस्ट्री में, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि इथेनॉल है, उसकी सोडियम से रिएक्शन हो रही है, Y बन रहा है, देन Y फर्दर रिएक्ट कर रहा है, Z बन रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आंसर प्रॉपर फॉर्मेट में देना है, केमिकल इक्वेशन में ही आंसर मेंशन ना करें। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे कि X से Y बन रहा है, Y से Z, तो यहीं पे आंसर लिख दिया। नहीं, आपको प्रॉपरली नंबर मेंशन करके आंसर बताना है कि X क्या है, Y क्या है, Z क्या है। क्वेश्चन पेपर को प्रॉपरली रीड करें एंड डू नॉट जंबल अप द क्वेश्चंस। इन केस मान लीजिए कि मुझे क्वेश्चन फर्स्ट पहले नहीं आ रहा, सेकंड आता है, तो नंबरिंग जरूर करें, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, कौन से सेक्शन से है, इस तरीके से नंबरिंग जरूर करें। ओके, नाउ अगर कोई डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आता है, डिफरेंस पूछ लिया, तो किस तरीके से लिखना है, टेब्यूलर फॉर्म में। ओके, पैराग्राफ फॉर्म में नहीं, टेब्यूलर फॉर्म में। जैसे कि बायोलॉजी का हमने क्वेश्चन लिया, डिफरेंस बिटवीन एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, तो देखिए किस तरीके से नीटली एक टेबल बनाई गई है एंड देन डिफरेंस दिखाए हैं। इस तरीके से टेबल बनाने से हम इन दो चीजों को इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से डिफरेंसेस को लिखें। ओके, नाउ कीवर्ड शुड बी अंडरलाइन। कीवर्ड्स कैसे, जैसे कोई इंपॉर्टेंट प्रोसेस का नेम है, एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस है या एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, तो कोई कीवर्ड है तो उसे अंडरलाइन करके आप ब्लैक पेन से कर सकते हैं। हैंड राइटिंग शुड बी नीट। हैंड राइटिंग आपकी नीट होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर को समझ में आए कि आपने क्या लिखा है। देन अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको इंस्ट्रक्शन में भी दिखाया था कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम कोई भी क्वेश्चन क्यों छोड़कर आए, सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। ओके, अब कैसे करें, मान लें हमें कोई क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आ रहा, तो आप उससे रिलेटेड लिखकर आ सकते हैं। आप सोचें कि किस बारे में पूछा गया है, अगर हम उससे रिलेटेड भी लिखकर आएंगे स्टूडेंट्स, तो वी कैन स्कोर एटलीस्ट सम मार्क्स। ओके, हम यहाँ पे 0 ना स्कोर करके कुछ मार्क्स फिर स्कोर कर सकते हैं। ऑलराइट, स्पेस आउट ईच वर्ड प्रॉपरली। इसका मीनिंग है कि वर्ड्स के बीच में, पैराग्राफ के बीच में, पॉइंट्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही लाइन में बहुत सारे वर्ड्स मैंने बिल्कुल पास पास लिख दिए, नहीं, या फिर वर्ड्स के बीच में बहुत ज़्यादा ही स्पेस है, नहीं, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। अब जैसे यहीं पर आप देख लीजिए कि लाइन्स के बीच में एक स्पेस है,
ओके पॉइंट्स में हम कोई आंसर दे रहे हैं तो स्पेस होना चाहिए, आप लाइन एक एक लाइन लीव करके पॉइंट्स लिख सकते हैं। ओके इससे आपका प्रेजेंटेशन अच्छा आता है, आंसर शीट भी नीट दिखती है। ऑलराइट, अब यहाँ पर हम बात करते हैं अनदर थिंग, इंस्टेड ऑफ रशिंग डाउन राइट एट अ स्टैंडर्ड स्पीड। अब कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि बहुत फास्ट लिखना है, ऐसा भी नहीं है, और बहुत स्लो भी नहीं लिखना। ओके बिकॉज हमारे पास टाइम लिमिट है, हमें 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट करना है। सो आपको स्टैंडर्ड स्पीड पे लिखना है, ना ही बहुत स्लो ना ही बहुत फास्ट। ओके स्टैंडर्ड स्पीड पे लिखें। व्हाइल यू रीड द क्वेश्चन पेपर चेक आउट द मार्किंग स्कीम फॉर द रिस्पेक्टिव आंसर्स। जब हम कोई भी आंसर लिखने जा रहे हैं एक बार मार्किंग स्कीम जरूर देख लें। जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और हमने 5 मार्क्स जितना लिख दिया तो वो टाइम वेस्ट होगा स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि हमें 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके सो इस तरीके से मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही उतना ही आंसर मेंशन करना है। जैसे कि मैंने आपको डिफरेंट बताया कि किस तरीके से लिखना है, वेरी शॉर्ट में कितना, शॉर्ट में कितना, लॉन्ग में कितना लिखना है। ओके सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर साइंस एग्जाम। थैंक यू, गुड लक।